आइए आज हम लोग क्लास 12th में पहले चैप्टर कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र के टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होता है आवेशन, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। आवेशन की प्रक्रिया। आवेशन की प्रक्रिया को समझने से पहले हमें आवेश पर चर्चा करनी चाहिए। चार्ज क्या होता है? देखो, अगर हम डिफाइन करना चाहें सिंपली तो हम कहते हैं कि आवेश वह कारण है जिसकी वजह से कोई भी वस्तु वैद्युतीकृत हो जाती है। यानी चार्ज वो रीजन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रीफाइड कर देता है। अब इलेक्ट्रीफाइड कब हम कहते हैं वस्तु को? जैसे आपने देखा होगा कि बालों में, सूखे बालों में कंघे को रगड़ा और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के समीप ले गए तो कागज के टुकड़े उछलकर कंघे में चिपक जाते हैं। ये जो गुण है कागज का, वो कंघों का कागज के टुकड़ों को चिपकाना, यही वैद्युतीकरण है कहलाता है। यानी जब किसी एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का गुण होता है, तब हम कहते हैं कि वस्तु वैद्युतीकृत है। और जिस कारण से ये आकर्षण का गुण उत्पन्न हुआ है उसी को वैद्युत, इलेक्ट्रिक, जिसे बाद में फ्रैंकलिन ने चार्ज नाम दे दिया, आवेश कहते हैं। और अगर वस्तु वैद्युतीकृत हो गई है तो हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। सरल भाषा में कहते हैं वो चार्ज्ड हो गया, आवेशित हो गया। यानी उसमें किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का गुण धारित हो गया। इस तरह से ये चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है। शुरुआती दौर में देखिए इसका कोई कॉन्सेप्ट, मूर्त कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका कोई मूर्त स्वरूप नहीं है। इसको प्रॉपर्टी बताया गया, रीजन बताया गया। चार्ज वो रीजन है जिसके कारण किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। बाद में अध्ययन से पता चला कि ये जो जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं वो दो तरह की, उसका नेचर दो तरह का होता है। फ्रैंकलिन ने इस पर बहुत ही विस्तार रूप से अध्ययन किया था। जैसे उदाहरण के रूप में लिया, देखिए ने आबनूस की छड़ लिया, एक आबनूस की छड़ लिया लीजिए, और जब उसे बिल्ली की खाल से रगड़कर टांग दिया जाए, ये एक छड़ है, इसको हमने ऐसे टांग दिया, कि किसकी? आबनूस की छड़ है। इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया और लटका दिया गया। दूसरी छड़ ली गई आबनूस की ही, उसे भी बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, और बिल्ली के खाल से रगड़ने के बाद जैसे ही इस पहले से लटकी हुई आबनूस के छड़ के समीप हम ले आते हैं दूसरी छड़ को, यहां, तो ये छड़ पीछे की ओर हट जाती है, ये पीछे की ओर हट गई। यही प्रक्रिया छड़ को बदल दिया गया और दोहराएगी, बदल कर दोहराएगी। कांच की छड़ को लिया गया और कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया गया, और फिर आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ करके कांच की छड़ के जब समीप लाया गया तो दूसरी घटना में ये जो कांच की छड़ है वो आबनूस की छड़ के नजदीक आती है, आगे की ओर खिसक जाती है। यानी ये स्थितियां हैं।
जब ये कांच है, कांच की छड़ है और ये आबनूस की छड़ है, तब ये दोनों एक दूसरे के करीब आए, और जब दोनों ही आबनूस के छड़ थे तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दूर भगे। इसको भी बिल्ली की खाल से रगड़कर इलेक्ट्रीफाइड किया गया है, इसको भी, यानी दोनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, दोनों में चार्ज प्रॉपर्टी आ चुकी है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर यही चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो रिपल्सिव नेचर रख रही है, और यहां पर जो चार्ज की प्रॉपर्टी है वो अट्रैक्टिव नेचर रख रही है, जिसके आधार पर ये अनुमान लगाया गया कि ये जो आवेश होता है ये दो प्रकृति का होता है, आकर्षणात्मक कभी गुणों का प्रदर्शन होता है और कभी प्रतिकर्षणात्मक गुणों का प्रदर्शन होता है। इसी को फ्रैंकलिन ने, इसी अध्ययन के आधार पर फ्रैंकलिन ने एक को धन आवेश कहा, जो आबनूस की छड़ में उत्पन्न हुआ उसे धन आवेश कहा, और जो कांच की छड़ में आया उसे ऋण आवेश कहा। और ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो समान आवेश हैं, सजातीय आवेश हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो विजातीय विपरीत आवेश हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से हमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट मिलता है। अब ये कॉन्सेप्ट पार्टिकल पर कैसे गया, पार्टिकल पर जाता है कि जब आवेश होते हैं तो निश्चित रूप से पार्टिकल भी दो नेचर के होते होंगे। देखिए, कोई भी पदार्थ क्या कणों से मिलकर बना है, अगर पदार्थों को रगड़ने से उनमें आवेश धारित हो जाता है, आवेश उनके द्वारा वाहित कर लिया जाता है, या वे इलेक्ट्रीफाइड हो जाती हैं, तो इसका मतलब उनके जो पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जो उनको बनाए हुए हैं, उनके संघटक कण, उन कणों पर भी ये आवेश आ जाता है या आवेश होता होगा। इसी आधार पर कहा गया कि जो कण होते हैं वो आवेशित होते हैं, पदार्थों के जो कण होते हैं वो आवेशित होते हैं। अब ये बताया जा चुका है पहले कि आवेश दो तरह से होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो इसका मतलब पदार्थ के भीतर जो कण होते हैं वो धन आवेशित कण भी होते हैं और ऋण आवेशित भी कण होते हैं। तो ऐसी दशा में जब दोनों आवेशों के कण पदार्थ में पाए जाते हैं तो सभी पदार्थ, सामान्य रूप से पदार्थ जो होते हैं वो दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण क्यों नहीं प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण बताया गया कि यदि किसी कण में जितने धनावेशित कण हैं, यदि किसी पदार्थ में जितने धनावेशित कण हैं उतने ही ऋण आवेशित कण उसमें मौजूद हैं, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, जिसके कारण वस्तु पर समेकित रूप से कोई आवेश परिलक्षित नहीं होता है और हमको किसी भी चार्ज का पता नहीं चलता है या उसका प्रभाव नहीं दिखता है। लेकिन यदि किसी पदार्थ में धन आवेशित कणों की संख्या बढ़ा दी जाए तो पूरा पदार्थ धन आवेशित कण की तरह व्यवहार करने लगेगा। यदि पदार्थ में ऋण आवेशित कणों की संख्या बढ़ा दी जाए तो पूरा पदार्थ ऋण आवेशित कण की तरह व्यवहार करने लगेगा। यानी वस्तु पॉजिटिवली चार्ज्ड हो सकती है, निगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकती है। यह डिपेंड करेगा कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल में से कौन एक्सेस है, कौन ज्यादा है पदार्थ में। अगर दोनों की मात्रा बराबर है तो पदार्थ आवेश के गुणों का प्रदर्शन नहीं करेगा। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रीफाइड कर रहे हैं, चाहे वस्तु को, कंघे को बाल में रगड़ना, चाहे आबनूस की छड़ को मिल्ली के खाल में रगड़ना, कांच की छड़ को रेशम में रगड़ना,
ये यही जो प्रोसेस है, यही आवेशन की प्रक्रिया कहलाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में ही लाके एक दूसरे से रगड़ा जाए तभी वो आवेशित होंगे। एक दूसरे के समीप ले आकर के रख दिया जाए तब भी ये वस्तुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं, इसकी व्याख्या इलेक्ट्रॉनिक मॉडल के आधार पर की जाती है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो चार्जिंग है, आवेशन, वो प्रक्रिया है जिसके कारण वस्तुओं को इलेक्ट्रीफाइड किया जाता है, जिसके कारण वस्तुओं को जिसके द्वारा हम वस्तुओं को वैद्युतीकृत करते हैं। अब जब हम आवेशन की प्रक्रिया करते हैं तो होता क्या है, कौन सी घटना होती है, इसी की व्याख्या इलेक्ट्रॉनिक मॉडल के आधार पर की जाती है। की जाए अगर कैसे होगा, देखिए पहली बात आप जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, आवर्त सारणी पढ़ी होगी, उसमें आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो तत्वों के गुण बदल जाते हैं, तत्वों के परमाणु जो होते हैं उनके गुण बदल जाते हैं। बाईं तरफ से दाहिनी तरफ मूवमेंट करते हैं तब भी तत्वों के गुण बदल जाते हैं। अच्छा, आवर्त सारणी में आपने देखा होगा कि जो पदार्थ रखे गए हैं, फर्स्ट ग्रुप में सजाया गया है, सेकेंड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में, फोर्थ ग्रुप में, फिफ्थ ग्रुप में, सिक्स्थ ग्रुप में, सेवंथ ग्रुप में, एट्थ ग्रुप में, ऐसे ग्रुप है ना। ये जो ग्रुप होते हैं इसमें आपने क्या, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी के आधार पर हम इनको आवर्त सारणी में रखते हैं। फर्स्ट ग्रुप का मतलब, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी वो एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए इजिली छोड़ सकता है बजाय 7 को गेन करने के। यानी फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट होता है उसमें लिविंग टेंडेंसी ज्यादा है, एक्सेप्टिंग रिसीविंग टेंडेंसी कम है। तो ये वैद्युत धनी तत्व होते हैं, कहते हैं इनकी धनात्मकता, जो वैद्युत धनात्मकता होती है वो ज्यादा होती है। दूसरा ग्रुप लेंगे तो पहले की तुलना में कम ये गुण होता है, तीसरे में पहले की तुलना में और कम गुण हो जाता है, चौथे में वर्ग में आते हैं तो ये छोड़ भी सकते हैं 4 अपने इलेक्ट्रॉन को, 4 को ग्रहण भी कर सकते हैं। पांचवें में आते हैं तो पांचवें में 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करना आसान होता है, इसलिए अब क्या हो गया, रिसीविंग प्रॉपर्टी बढ़ने लगी तो वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ने लगी, वैद्युत धनात्मक कम हो गई। कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि अलग अलग तत्वों की वैद्युत धनात्मकता यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण और वैद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण अलग अलग होता है। मान लेते हैं कि 2 हमारे पास तत्व हैं ए और बी, ये 2 तत्व हैं जिनसे बने हुए पदार्थ हैं, इनको आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ करके आवेशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। ऐसी स्थिति में देखो नाभिक होगा, ए का नाभिक होगा और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। मान लीजिए +10Z +10E, इसके नाभिक पर +10E चार्ज है, प्रोटॉन यानी 10 प्रोटॉन है और 10 प्रोटॉन के कारण नाभिक पर +10E चार्ज है। इसके बाहर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, -10E होंगे, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं इसलिए -10E, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कुल मिलाकर -10E चार्ज हो गया। ओवरऑल कितना इसमें चार्ज है, +10E -10E इज इक्वल टू कितना हो गया, 0, यानी सामान्य रूप से इसका पार्टिकल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पर कोई आवेश का गुण प्रदर्शित नहीं है। दूसरा मान लेते हैं इसी तरीके से, एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। सपोज दैट हमने इसमें 13 +13E इसके नाभिक पर चार्ज है तो इसके बाहर भी -13E चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के रूप में जो चक्कर लगाएंगे। यहां भी अगर हम देखें अलग से तो यहां भी टोटल जो चार्ज है +13E -13E बराबर 0 है। ठीक, चलो ठीक है। मान लेते हैं एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सपोज दैट
माना गया है। ठीक है, वास्तविकता क्या है उस पर हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इतना बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी है और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो जब इनको आपस में रगड़ा जाएगा या एक दूसरे के संपर्क में लाया जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी होने के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां चला जाएगा। इस तरह से यहां कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और आके जुड़ गया तो -1 चार्ज और आ गया। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो इसमें -1 यहां से घटा दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन को घटा दिया जाए। जो 10 था उसमें से हमने एक घटा दिया। ठीक है, तो यहां कितना हो गया, अब स्थिति ये चार्जिंग के पहले है, बिफोर चार्जिंग 0 और 0। अब आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग क्या हो रहा है, नाभिक पर अभी भी 10e है लेकिन बाहर क्या है, 10 में से एक निकल गया, -9। टोटल कितना बचा, +1e, इतना चार्ज। और इधर क्या होगा, इधर नाभिक पर अभी भी उतने ही हैं लेकिन यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 बढ़ गई है तो ये टोटल कितना हो गया, -1e। अब क्या हो गया, देखो आफ्टर चार्जिंग जब उनको आपस में रगड़े, एक दूसरे के संपर्क में ले आए तो हमने देखा एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यानी ए क्या हुआ, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। यहां स्थिति क्या है, बी क्या हुआ, ये निगेटिवली चार्ज हो गया। चार्ज कितना आया, एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, एक पर धन आवेश जहां से इलेक्ट्रॉन निकला और जिस पर गया उस पर एक ऋण आवेश। ठीक है ना, इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है या परस्पर रगड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में एक वस्तु से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित हो जाता है और जिस पदार्थ पर पहुंचते हैं वो ऋणावेशित हो जाता है। मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना धन या ऋण चार्ज किसी वस्तु पर संभव होता है। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो +2e या -2e चार्ज संभव है, 3 जाएंगे तो +3e या -3e चार्ज पॉसिबल होता है। ठीक है, अगर n इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पर जा रहे हैं तो या तो +ne चार्ज होगा या फिर -ne चार्ज होगा। यानी किसी भी वस्तु पर जो आवेश धारित होता है वो धारित आवेश की जो मात्रा होती है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल में होती है। क्यों जो होता है, किसी पर आवेश जो हो सकता है वो हो सकता है प्लस या -ne। ठीक, n की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इसको हम आवेश की परमाणुकता कहते हैं, एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज। यानी किसी भी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में ही धनावेश या ऋण आवेश धारित करना ही आवेश की परमाणुकता कहलाता है। और जो न्यूनतम आवेश होता है, धारित हो सकता है किसी भी वस्तु द्वारा, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसको फंडामेंटल चार्ज या मूल आवेश कहते हैं। और ये जो फंडामेंटल चार्ज होता है, मूल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना, ये सबसे छोटा आवेश है, इससे छोटा आवेश संभव नहीं है।
अगर कोई आवेश संभव है तो केवल वो इसी के पूर्ण गुणज में ही आवेश संभव है, अन्यथा आवेश धारित कर पाना संभव नहीं है। ठीक, यानी चार्जिंग प्रक्रिया में क्या होता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें चार्जिंग के बाद, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी पर गए तो प्लस Ne चार्ज पहले पर और दूसरी पर माइनस Ne चार्ज, दोनों को जोड़ दिया तो प्लस Ne माइनस Ne मिलकर 0। तो जो आवेशन के पहले चार्ज होता है निकाय पर 0 आवेश, वही आवेशन के बाद भी होता है निकाय पर। यानी आवेश का ना तो उत्पादन हुआ और ना आवेश नष्ट हुआ, केवल क्या हुआ, इसका स्थानांतरण हुआ। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पर गया तो जिससे निकला वहां प्लस चार्ज डेवलप हो गया और जहां पहुंचा वहां माइनस चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। यानी आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है और इसकी उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होती है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित हो जाती है और जिस वस्तु पर पहुंचते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है।